बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज JIT की रिपोर्ट जो कि पेश हुई थी उसके ऊपर पहली समात का आगाज़ हुआ है और आज पहली समात के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसका जायज़ा लिया गया। उसमें दलाइल भी मुकम्मल दोबारा दिए, जिसमें कि शेख रशीद अहमद साहब जो कि पिटिशनर हैं उन्होंने भी दलाइल दिए, जो जमात इस्लामी के वकील हैं उन्होंने भी दिए और जो PTI के वकील हैं नईम बुखारी साहब उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके ऊपर आज एतराज़ात दाखिल किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने या शरीफ खानदान ने, हम कह सकते हैं कि अपने एतराज़ात दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात जो कि फहरिस्त आपको हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी। उसके बाद जो एतराज़ात जो उसमें मोटे मोटे हम कह सकते हैं, उसमें एक एतराज़ उन्होंने ये लगाया है कि JIT में जो नामजदगी के वक्त ISI का जो नुमाइंदा था वो अपने इदारे का अफसर नहीं था और हो सकता है कि ISI का नुमाइंदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत आउटसोर्स एम्प्लॉय हो, यानी खुद हो सकता है कि लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया है। वजीर आजम की तरफ से ये एतराज़ात गए हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि वजीर आजम ने ये एतराज़ उठाया कि हो सकता है कि ISI का जो रुकन है वो आउटसोर्स किया गया हो। इसमें कितनी कितनी जान है, कितना वजन है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि JIT की जो रिपोर्ट है उसका जो 10वां वॉल्यूम है या जिल्द नंबर जो 10 है उसको भी पब्लिक किया जाए, उसको भी मंजर आम पर लाया जाए ताकि उसके हवाले से बात की जाए। इस एतराज़ का जवाब क्या होगा ये देखना है कि कोर्ट क्या कहती है। और जो तीसरा बड़ा एतराज हमारी निगाह में है वो ये उठाया गया है कि जो JIT के सरबराह हैं वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने जो लीगल फर्म हायर की थी लंदन में वो उनके अपने कजन की थी जिनको कि उन्होंने दिया है। सो कितनी जान है उनके एतराजात में, ये तो कोर्ट ने फैसला करना है। बज़ाहिर जो एतराजात हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा जान नजर नहीं आती। क्या वजीर आजम का जाना ठहर गया है? क्या वजीर आजम चले जाएंगे? वो कहते हैं मैं मुस्ताफी नहीं हूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर हम माजी को देखें तो जब भी वजीर आजम ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यानी 92 के बाद कर लें या उसके बाद की, तो कोई ना कोई बार्गेन जरूर हुआ है। क्या बार्गेनिंग की कोशिश हो रही है और क्या ये मामला बार्गेनिंग से बहुत आगे जा चुका है जिस तरह के कोर्ट ने फैसला करना है? और जाहिर है कि कोर्ट बाइख्तियार है, खुद मुख्तार है। क्या फैसला हो सकता है? इस्तीफा ना देने की सूरत में क्या हो सकता है? सियासी सूरत हाल क्या बन सकती है? अपोजिशन एक पेज पे आ सकती है या नहीं आ सकती है? आज जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें एक ही शख्सियत अपोजिशन में नजर आ रही है जो कि सबको इकट्ठा करने की कोशिश पे है और वो है जनाब शेख रशीद अहमद साहब, जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पहले तो आज आपने दलाइल दिए, बहुत तफसील में आपने कहा कि वजीर आजम दूसरी जो मुमलिकत है या दूसरा जो मुल्क है उसके एम्प्लॉय भी हैं और ये शर्म का मकाम है। ये एक नया आपको लगता है कि एतराज़ है जो कि JIT ने निकाला है और इसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुश्किलात का उनको सामना है या इसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं? मेरा ख्याल है अगर सारे केस ही जो नवाज शरीफ साहब पे JIT ने निकाले हैं अगर उसको बेवजन करार दे दिया जाए तो जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि ये ही काफ़ी है कि इन्होंने सब सुप्रीम कोर्ट के आगे झूठ बोला, जाली डॉक्यूमेंट दिए, फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए, टेम्परिंग की, और ना सिर्फ टेम्परिंग की बल्कि तस्दीकात जेली पेश की। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड दिया है कि ना सिर्फ इनको नाहल किया जाए बल्कि इनको CRPC 476 के तहत और PPC 193 के तहत और PPC 211 के तहत जेल भेजा जाए। और ये पूरा टब्बर ही चोर निकल आया है। हम तो एक को रो रहे थे, मैंने कहा वो एक पीपल्स पार्टी का शायर होता था, मेरे पता नहीं उसका क्या नाम था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कहता था कि हाली अगले अथरू मुक्के नहीं उतो होर जनाजा आ गया है। हम तो IGIC को रो रहे थे, ब्रिटिश वर्जन को रो रहे थे, यहां से तो लीगों का और कंपनियों का तूफान निकल आया। 10-10 कंपनियां एक एक बेटे की हैं। यहां तो देखें, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, ये जुमले मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं माय लॉर्ड, ये कोई मिस्त्री मजीद के बच्चे नहीं है, ये मीदे डेंटर के बच्चे नहीं है, कोई जीरे मैकेनिक के बच्चे नहीं है, ये इस मुल्क के वजीर आजम के बच्चे हैं जिनके नाम अरबों रुपए एसेट्स निकले हैं। सही। और मैंने कहा कि शेख सईद को और सैफुर रहमान को, इन लोगों को और इनके रेड वारंट जारी किया जाए। असल मब्बा अगर जिस दिन ये दो बंदे पाकिस्तान ने बुला लिए, पाकिस्तान का सारा IMF वर्ल्ड बैंक का कर्जा खत्म हो जाएगा। ये इनके फ्रंट मैन है। और हिल टैक, उसका नाम मैं भूल जाता हूं,
मैं देख के, हाँ, हिल मेटल जो है, हाँ, वो न सिर्फ नवाज शरीफ के 88% उसमें प्रॉफिट है, बल्कि जो अली, मेरा ख्याल अली डार जो इसहाक डार का बेटा है, हाँ, अली डार का सारा पैसा भी हिल मेटल्स में जा रहा है, और हिल मेटल को सारा पैसा शेख सईद से आ रहा है। और ये मैं साल पहले ये इल्जाम लगा चुका हूं कि शेख सईद इनका फ्रंट मैन है। वो जब बीमार हुआ वो स्विट्जरलैंड गया, ये सारा खानदान गया, वो डेटे निकाली जाएं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा केस निकल आएगा। अच्छा शेख साहब, जी सर, हिल मेटल के बाद जो बड़ी बात बेशर्मी वाली है, नवाज शरीफ साहब का हसन जो है वो बेनामी में है, हुसैन बेनामी में है, मरियम बेनामी में है, तारक शफी बेनामी में है, इनका खालू बेनामी में है। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन निकली है कि देखें ना जी, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है कि पहले सऊदी अरब में एक बच्चे को भेजा, जितनी इधर उधर से लूट की कमाई थी उसके अकाउंट में जाती है, कुछ बास बरस नहीं है। वहां से वो लंदन शिफ्ट करता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि आप 1 बिलियन पाउंड लंदन ले जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन लंदन से आप 10,000 पाउंड वापस नहीं ला सकते। 2 दफा मेरे बैग में से 2300 या 2400 पाउंड निकले वापसी पे, तो उन्होंने गिने, उन्होंने मेरे बैग में से गिने। मुझे ये कानून नहीं पता था। और जब मैं अमेरिका एक दफा गया, मैं मिनिस्टर था, हमें रोक लिया गया। हम 6-7 वजीर थे, 6-7 यूनाइटेड नेशन में 4-5 थे। शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने अकल दी। मैंने कहा कि भाई ये अपने अपने पैसे जो है अपने हाथ में पकड़ो। तो वो 10,000 रुपए से कम थे, $10,000 से कम थे हम 5 आदमियों के, या 4, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 थे या 7 थे। सही। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये 10,000 से ज्यादा होते तो कहते आप जेल में होते, आपकी जमानत आपका एम्बेसडर कराता। सही। कानून में आज जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबर का पैसा, इस तरफ तो इस्लामी मुल्कों में गुंजाइश है, उस तरफ गुंजाइश नहीं। अच्छा, आने पे बिल्कुल शेख साहब, यही सवाल है कि इल्जाम ये है कि ये पैसा गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर गया। वो ये कहते हैं दुबई गया, दुबई से हमने गल्फ स्टील बिल बेची और हम जद्दा गए, बीच में कतरी भी आए। तो आपका ये कहना है कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान से गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग ही हुई है, इसके अलावा कोई और सोर्स मौजूद नहीं है और ना ही रसीदें मौजूद हैं। ये JIT ने भी ये रजिया भट्ट का नावल है। हाँ, ये रजिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैं रजिया भट्ट का नावल है। गल्फ स्टील मिल का कोई बताएं तो सही ना जी, इतना बड़ा फ्रॉड है। और ये जो कहते हैं कि ये जिन IT है, ये जिन्नों की IT थी। ये जिन्नात ने 60 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की। मैंने कहा माई लॉर्ड, 60 दिनों में तो लोग चालान दाखिल नहीं करते इस मुल्क में। लातादाद थानों की इतनी सलाहियत ही नहीं है कि 60 दिनों में चालान दाखिल कर सके। सो ये मुल्क जो है, ये पहली दफा चोरों को घेरे में ला रहा है। एक चोर आ गया, बाकी भी आते चले जाएंगे और इस मुल्क में इंसाफ हो जाएगा। और आप इसकी बड़ी वजह देखें कि कतरी शहजादा, उसको इन्होंने बड़ा आसमान पे ले गए। पहले जिस तरह ये ले गए थे ना कि जनाब इसको इन्वेस्टिगेशन को ओपन किया जाए, जब इन्होंने अपोजिशन ने खुद, हमने मुतालबा कर दिया जनाब इनकी वीडियो भी ओपन करें, आप ओपन करें। और आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 नंबर जो किताब है, वॉल्यूम 10, कोई आसमानी सहीफा नहीं, इसको भी ओपन करते हैं। अच्छा। जिस दिन ये इनकी वीडियो ऑडियो, पहले तो इन्होंने फोटो को अजाब, दरअसल इनके पास है कुछ नहीं, ये बड़े सियाने लोग हैं। ये सारी बातें मैं आसमा वो कर रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में की हैं। दे आर प्रोफेशनल थीव। टेक्निकली अब ये सोच रहे थे कि शायद कुछ टेक्निकली हर्डल्स पैदा आ जाए और जस्टिस रुक जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं किस प्लानिंग के साथ इन्होंने झूठ बोला है, किस प्लानिंग के तहत इन्होंने स्टाम्प जो है तस्दीक नामे किए एक दिन में, किस प्लानिंग के तहत इन्होंने अपनी दौलत को, ये तो अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। पता नहीं नवाज शरीफ से क्या गलती हुई, वरना ये तो बैठे बैठाए
स्काई लैब गिर गया इन पे। अच्छा शेख साहब, ये जो वो कह रहे हैं ना वॉल्यूम 10 को पब्लिक किया जाए, क्या है ऐसा वॉल्यूम 10 के अंदर? क्यों जो एतराज दाखिल करवाए उसमें एक एतराज जो यही है कि उसको आप पब्लिक करें आवाम के लिए और बताया जाए कि उसके अंदर क्या है 10 नंबर वॉल्यूम के अंदर जो कि खुफिया रखा जा रहा है। आप कह रहे हैं, कोर्ट कह रही है कि हम ले आएंगे मंजर आम पर, जोर दे रहे हैं उस पर। जी, आज खुद हेड कर रहे थे जस्टिस साहब, उसने कहा भी करो, उसको भी कर देते हैं। ये क्या बात है? अगर हम 9 कर सकते हैं तो इसको भी कर देते हैं। इनको तो लाइटों से भी डर लगता है जुडिशियल एकेडमी की, कि रात को वहां लाइटें जल रही होती हैं। ज़ाहिर है, आप कहते हैं वहां जिन्हों ने इन्वेस्टिगेशन की है, आप इनके जुमले देखें, ये परेशान हो गए। इनका ख्याल था कि जीआईटी का बाप हमें नहीं पकड़ सकता, ये 18 और 19 ग्रेड के अफसर हमें क्या पकड़ेंगे। उन्होंने ना सिर्फ पकड़ा बल्कि निचोड़ भी दिया। ऐसा निचोड़ा है कि सारा गंद बला बाहर आ गया और सारे गंदे कपड़े जो हैं सारी दुनिया में धुल गए। कोई ऑप्शन नहीं है। इनको समझाते थे, अगर इनको जेआईटी की सलाहियतें पहले पता होती तो शायद पहले इस्तीफा दे देते। मेरे ख्याल में जी का जाना ठहर गया है। 4 हफ्तों की बात मैं एहतियातन कहता हूं, कोई और मसला ना पैदा हो जाए, वरना 4 हफ्तों से पहले भी ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत जल्द आ जाएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई देर नहीं लगेगी और 4 हफ्तों से पहले वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? मेरे ख्याल हैं मैं 2 हफ्ते दे दें आप जजिस को, 1-2 हफ्ता अगर रिजर्व रख लें तो मैं 4 हफ्ते, 10 हफ्ते से मैं 4 हफ्तों पे आ गया हूं। और 13 अगस्त को जो मेरा जलसा है उससे पहले पहले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनका फैसला आ जाएगा। जो भी आए, मैं ये नहीं कहता, इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। और इंसाफ पे मबनी फैसला इसलिए होगा कि कोई चीज तो पेश ही नहीं कर सकते। एक चीज बताएं, इनके फरूज पहले बेटा कुर्सी पे बैठा है जी, ये फोटो किसने लीक की? कमाल हो गया, अल्लाह मेरा माफी, फोटो क्या लीक हो गई है? नौजुबिल्लाह, उधर से सामान किसी ने जहाज में से नीचे फेंक दिया उस कद्दू को। सेकेंडली, इनको एतराज है जनाब अली के जेआईटी में पहले इन्होंने कहा ये अजहर के रिश्तेदार है जी, फलां है फलां। जी हाँ सर जी, वाजिद ज़िया भी नून लीग के इस दफा देखे ना, पता नहीं मुझे ये कहना नहीं चाहिए, वाजिद ज़िया साहब की भी रिश्तेदारियां नून में हैं और बड़ी करीबी होंगी। रिश्तेदारियों में ऐसा भी होता रहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज में एक भाई इधर से कमान कर रहा था, दूसरा उधर से कर रहा था। रिश्तेदारियों पे जाना है तो असद उमर इधर लीड कर रहा है पीटीआई को, और उधर बैठा जो है उसका नाम पता नहीं क्या है, गवर्नर हाउस में मोहम्मद जुबैर साहब। जुबैर साहब 36 आदमियों का उसने सोशल मीडिया बना लिया, वहां से रोज साजिशें कर रहा है। 36 आदमी वहां रखे हुए हैं, 34 इधर हैं, कुछ दुबई में रखे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है बिग जीरो है। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इश्तहार देते हैं क्योंकि अखबारों को, मीडिया को लगा देते हैं जी बड़ा टॉप ट्रेंड हो गया, मेरी सियासत खत्म हो गई है जी, मुझे तो ट्वीट देना नहीं आता। वो आसिम और बुलबुल कर देते हैं, कोई पीटीआई के लोग कर देते हैं। अगर क्या मेरी सियासत खत्म हो गई है क्योंकि मुझे ट्वीट करना नहीं आता जी? सही बात, ये बात नहीं अच्छा, है। अच्छा, लेकिन ये जो आप साजिश की बात कर रहे हैं, तो ये तो पीएमएलएन कह रही है कि साजिश हो रही है, इंटरनेशनल साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, और उसका ताना बाना जो है वो हम बताएंगे, लोगों के सामने सब कुछ लेके आएंगे। आपको लगता है कि वजीर आजम वाकई मुस्ताफी होंगे या कोई ये साजिश को करके कोई सिंपथीज लेने की कोशिश होगी? आपके ख्याल में पीएमएलएन क्यों साजिश की बात कर रही है बार बार? मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खुदा करता कि वो इतने कैलिबर का लीडर होता कि उसके खिलाफ साजिश होती। मेरी दिली दुआ है कि मेरे मुल्क में एक ऐसा लीडर हो कि इंटरनेशनल कुव्वतें उसके साथ आंख में आंख डाल के बात करें और उनको वो शटअप कॉल दे। मैं एक मामूली सा 1 सीट का अवामी मुस्लिम लीग को चला रहा हूँ। 2 दफ़ा अमरीकनों ने मुझे जहाज़ से उतारा PIA से, जहाँ मैं कनाडा रहा था। गुस्सा मुझे बहुत था, पर मैंने कहा अल्लाह, मैं अकेली सीट हूं, लोग मुझे ताने देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शुक्र है तूने मुझे, मेरी इतनी धाक तो बैठाई है कि एक सुपर पावर ने मुझे 2 दफा जहाज से उतारा है कि शायद मैं कोई वायरस फैला दूंगा। जा भी नहीं रहा मैं अमेरिका का भी मेरे पास वीजा है। और अब मेरी मिन्नतें करते हैं वो कि हमने मिलना है। मैंने कहा सलाम अलैकुम, कोई जरूरत, साजिश किया क्यों हो मुझे बताएं। ये सी पैक का शोर कर रहे हैं। सी पैक में इन्होंने इतना हराम कमाया है। अगर पहले 10 किलोमीटर की सड़क का और रेट है, दरमियान वाले 10 किलोमीटर का और रेट है। सर इनकी तो लॉटरी निकली है। अब इनको ये फिक्र पड़ गई है कि हमारी बिखरी हुई दौलत का क्या बनेगा। जिस दिन ये नाहल हो गए, जेल इनसे काटी नहीं जा सकनी, ये टार्जन बने हुए हैं।
ये सारी लूटी हुई दौलत वापस आ जानी है। और मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये शेख सईद और सैफुर रहमान के रेड वारंट जारी करें आप। अच्छा शेख साहब, हम बात करें आपसे, एक छोटी सी ब्रेक लेना पड़ी है। ब्रेक के बाद हम आएंगे और पूछेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किसी बार्गेनिंग की पोजीशन में हैं जिस तरह से 92 या 99 में होता रहा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आज आपका दिन था और आपने भरपूर दलाइल भी दिए कोर्ट के अंदर। मैं एक सवाल छोड़ गई थी ब्रेक से पहले कि मुख्तलिफ सिचुएशंस आपने देखी, आप खुद वज़ीर आज़म के साथ रहे 92 में भी 99 में भी। सौदेबाजी होती है हुकूमतों की, आपको लगता है इस वक्त भी कोई कोशिश हो रही होगी कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट किसी तरीके से हो? मैं अदालत पे कोई बात नहीं करी, मैं अदालत से बाहर की बात कर रही। मेरा नहीं ख्याल JIT को जितनी गालियां दे रहे हैं वो जजेस को दे रहे हैं, और ये अर्दगान के बैनर लगा रहे हैं। अर्दगान इनकी खाला का बेटे लगता था, वो ज़ुबैर अर्दगान मेरा ख्याल है हुसैन नवाज का फर्स्ट कज़न लगता हो क्या। यानी वहाँ ये बता रहे हैं कि लोग बाहर निकले इस्तांबुल में, उन्होंने जाने दी और फ़ौज को उन्होंने सरेंडर करवा दिया और फ़ौजी बगावत नाकाम बना दी। आप पंजाब के लीडर हैं, आप टर्की के लीडर नहीं हैं। और जो आप सोच रहे हैं बिल्ली को छिछड़े की ख्वाबें जो हैं, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। और जो जो आपको ये कह रहा है डट जाओ, आपका कलेजा फटेगा, न्याज बटेगी और आपको समझ आएगी कि ये लोग कौन थे। एक भी पीछे नहीं होना। मैं कलाशनकोव केस में सजा होने जा रहा था और मतीन साहब और हामिद मीर साहब मुझे जेल में मिलने आए। उन्होंने कहा कि आपको फलां तारीख को 7 साल कैद हो रही है, हम खुद फैसला पढ़ के आए हैं गवर्नर हाउस में पंजाब में। मैंने सारे MNAs को ख़त लिखा, सारे MNAs को ख़त लिखा कि मैंने फलाने दिन 7 साल कैद होना है, मैंने कैदी बन जाना है, तो आप मुझे आके रुखसत करें। अल्लाह के कब्ज़े में जाना, एक MNA भी वहाँ मौजूद नहीं था अदालत में। और यही हाल नवाज शरीफ साहब के एक रिश्तेदार मर गए तो वो मॉडल टाउन में आए कराची से, उनका इंतकाल हो गया था अफसोस के लिए घर में। उन्होंने कहा चलो एक दिन छुट्टी का होगा, तो बाहर पूछते थे मॉडल टाउन के कितने लोग हैं बाहर। उन्होंने कहा अल्लाह ध्यान करो, कोई बंदा नहीं है बाहर। इनको ये गलतफहमी है कि हम लोगों को मुसलसल 4 दहाइयों से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए, सो शायद और हो जाएं। लोगों के बेवकूफ़ बनते कितनी देर लगती है, लेकिन जिसको अल्लाह ने पकड़ा है अल्लाह ही छोड़े तो उसकी छूट है। बाकी डील शील छोड़ें, NROs छोड़ें, NROs वाले भी धक्के खा रहे हैं और करने वाले भी धक्के खा रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई देता जी। लेकिन सर उस दिन भी चौधरी निसार साहब ने कैबिनेट में बहुत तलखी तो हुई, लेकिन ये कहा कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ लॉयल्टी करूंगा। अभी भी वो कह रहे हैं अगर वजीर आजम कहेंगे तो इस्तीफा दूंगा वरना इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब चौधरी निसार के ऊपर ही सब लोग देख रहे थे कि शायद वो कोई ग्रुप बनाएंगे। आपका इशारा उनकी तरफ है या उन लोगों की तरफ है जो कि दूसरी यानी काफ लीग से इनके पास आए और वो जाने को तैयार है? मतलब PMLN की सूरत हाल अंदर की आपको क्या मालूम है? PMLN के मेरे ख्याल में 188 मेंबर हैं, वो कहते हैं 189 है। 189 लगा लें। 35 इसमें मखसूस नशिस्तों की ख्वातीन है बेचारी, 6 इसमें अकलियती हैं, 40 इसमें वो मेंबर हैं। वो 35-40 निकाल दें, पीछे 140 रह जाते हैं। 40 या 44-46 वो लोग हैं। इनमें अगर वो भी शामिल कर लें जो डाची और घड़े के निशान पे इंतखाब में लड़े और आज़ाद मुंतखब हुए, और सिंध में डाची पे लड़े और पंजाब में घड़े पे लड़े, अगर वो भी सारे शामिल कर लिए जाएं तो ये 44 मेंबर हैं जो मुशर्रफ के नून लीग में आए। इनमें 7-8 वजीर भी हैं। तो नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार करेंगे बस, और क्या करेंगे जी। और आपको लगता है कि फैसले में नाअहलियत होगी या रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन और नैब को भी भेजा जा सकता है? ऐसी सूरत में मामला लटक सकता है। मेरे ख्याल में तो नाअहली भी होगी और रेफरेंस भी जाएगा आगे। मैं कोई इतना पाए का वकील नहीं हूँ। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि नाअहली भी होगी, रेफरेंस भी जाएगा और नैब की सेटिंग मुख्तलिफ होगी। उस नैब में या उस सेटअप में नहीं जाएगा जिसमें ये सोचे बैठे हैं, और रेफरेंस जाएगा तो फिर रेफरेंस में नैब जो है वो गिरफ्तारी भी होती है और गिरफ्तारी की बेल जो है वो हाई कोर्ट में होती है। नैब खुद बेल नहीं ले सकता,
प्री बारगेन की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। सो केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नवाज शरीफ के साथ जो हो गया है, जितना पोस्टमार्टम नवाज शरीफ के साथ हो गया है, दुनिया में बड़े 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 क्या लफ्ज़ पार्लिमानी इस्तेमाल करूं, अगर किसी को मामूली सी भी इज्जत नफ्स हो, बेशर्मी की इतनी बड़ी इंतहा कहीं नहीं देखी कि इतना लंबा तवील इक़्तिदार भी मरे जा रहे हैं क्योंकि इनको जेल नजर आ रही है और दौलत इनको रसवा होती नजर आ रही है। और अल्लाह ताला वो तो कह रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब अगर कोर्ट उनको नाअहल कर देती है और वो इस्तीफा देते हैं, वो दूसरी सूरत हाल होगी। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते और अपोजिशन सड़कों के ऊपर आ जाती है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हम प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को, तो क्योस नहीं बढ़ेगा, अफरा तफरी नहीं होगी, मुल्क को नुकसान नहीं होगा इसका? यही तो चाहता है नवाज शरीफ, जमहूरियत लपेट दी जाए। किसी को इक़्तिदार देना नहीं चाहता, वो यही चाहता कि जमहूरियत लपेट दी जाए। और मैं बताऊं कि मैं जनाब कस्तनतुनिया फतह कर रहा था और मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, और भूल जाएं लोग कि करप्शन का कितना बड़ा टार्जन और देवता था मैं, और ऐसे चीखे और ऐसे लोग मरासी रखे हुए थे। आज देखें ना, बाज़ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गंदी गालियां दी हैं, अल्लाह उनका भला करे। सो ये बातें सारी बता रही हैं कि दर्द जो है सीरियस है और सियासी कलेजा फटने को है, न्याज बटने में है। और मैं कन्विंस हूं कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ जो है उससे कौम की निजात होगी। लेकिन सर, और यही सारी कौम की दुआ है। ये नया वजीर आजम वो बनाएंगे तो वो कौन हो सकता है? और अगर अपोजिशन ये चाहती है कि इलेक्शन कबल अज वक्त ना हो, जिस तरह से लग रहा है कि कबल अज वक्त इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर तो यही असेंबली चलेगी, इन्हीं का वजीर आजम होगा, और रायविंड में बैठे नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होंगे? जो ये समझ रहे हैं और जिनकी ये ख्वाहिशें हैं, मैं नवाज शरीफ को जो देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ वो लड़ाई के मूड में है। उसको बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो चाहता है कि मेरा ख़ानदान भी कोई अर्दगान का या भुट्टो का ख़ानदान बन जाए। ऐसा नहीं होने जा रहा, और फिर अल्टीमेटली ये सिस्टम समेटा भी जा सकता है। नो वे। जो कुछ ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही चाहते हैं कि ये सिस्टम समेटा जाए। यही नवाज शरीफ की एक्सरसाइज है, यही उसकी ख्वाहिश है। बाकी इक़्तिदार देना हो तो आपके ख्याल में हमजा MNA है जी, हमजा को दे दें। सफदर MNA है, उसको दे दें। शहबाज निसार और एहसाक डार की शक्ल नहीं देखना चाहते ये, वैसे ऊपर ऊपर से जफियाँ डाल रहे हैं। और आपने चौधरी निसार का कहा, मैंने कल भी कहा कि निसार ने ट्रेन मिस कर दी है, वो रिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं करेगा। बड़ा मुश्किल होता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इलेक्शन लड़ना, और एक डिफरेंट सेक्शन में बाहर निकल के करना। आसान जिंदगी में इलेक्शन लड़ना। देखें ना, ये हम ही थे जिन्होंने 4 इलेक्शन इंडिपेंडेंटली जीते और एक हारा भी। और कभी हमने चांद के निशान पे लड़ा, कभी हमने कलम दुआत के निशान पे लड़ा, जीता। सो कभी इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। सारे मिनिस्टर फिर रहे होते हैं गलियों में, सारी हुकूमत होती है, 5 लाशें घर लेके आए, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। पंजाब में कोई लीडर ऐसा नहीं जिसकी पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट के बाद 5 शहीदों की तस्वीरें लगी हों और उसी के महल्ले से हों, उसी की गली में से हों। ये नहीं कि वो किराए के लोग हों या आए हों वहां से मंगाए हों बसों पे, लारियों पे। सही। उसकी लाल हवेली की पिछली गलियों में से जनाजे उठे हों और वो वहां रहता हो, उसको पता हो कि कितना मुश्किल काम है। बातें बनानी बड़ी आसान है। चौधरी निसार मेरे साथ कभी उनकी सियासी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मैं नहीं देख रहा कि वो इस्तीफा देगा, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। और मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं, चौधरी निसार ने ट्रेन मिस कर दी है। अच्छा। इसी तनख्वाह पे काम करेगा। अच्छा शेख साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे आपसे पेश मंजर क्या है, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी। तो क्या आपको दिख रही है, जो कि आपने कहा भी है कि 4 हफ्ते, तो 4 हफ्ते तो काफ़ी कम टाइम है, क्या होगा? और फिर खान साहब के ऊपर भी एक नाअहली की तलवार लटक रही है, तो ये कहीं कोई बैलेंसिंग पावर, कोई चक्कर तो नहीं चलेगा? छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक तो हम पेश मंजर की बात कर रहे थे कि शेख साहब को हमेशा सियासी तौर पे बहुत आगाही होती है, तो पेश मंजर पूछेंगे। दूसरा, आज कोर्ट में शेख साहब आपने लतीफ़ खोसा साहब से कहा प्लीज़ हेल्प मी,
तो इससे बड़े मानी लिए जा रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी से हेल्प मांग रहे हैं। सर, ये कोर्ट के अंदर की हेल्प है या कोर्ट के बाहर की हेल्प है? देखें, लतीफ़ खोसा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, एतजाज़ एहसन भी। एक्चुअली मैंने अपनी ज़मीन बेची क्योंकि मैंने अभी उसको बेचनी इसलिए पड़ गई कि मैं 2 चोटी के लायर करना चाहता था पिछले केस में भी, और मेरी ज़िंदगी का बड़ा अजब तजर्बा था कि वकील करोड़ों में पैसे मांगते हैं। मैं तो परेशान हो गया और मेरी इतनी परेशानी हुई कि मुझे गोली खा के सोना पड़ा। मेरा ख्याल था कि वकील 40-50 लाख रुपए, उन्होंने जब मैंने सुना 2-2, 3-3 करोड़ रुपया, बड़ी परेशानी हुई। मैं लतीफ़ खोसा साहब का और एतजाज़ एहसन साहब का मशकूर हूँ। दोनों ने पिछले केस में भी मेरी मदद की और इसमें भी की और कर रहे हैं अभी तक। सो आई एम थैंकफुल टू देम। बाकी हेल्प शेल्प अल्लाह से मैं मांगता हूँ। सर, ये पनामा वाले के अंदर वो हेल्प कर रहे हैं आपका कहना है पनामा वाले केस के अंदर? या जी। अच्छा, केस तो आप खुद लड़ रहे हैं ना, तो वो जी। अच्छा जी। दलाइल आप खुद देते हैं, लेकिन वो आपको कानूनी मदद जो है वो फराहम कर रहे हैं? जी, जब मैं इतना कानून को समझता नहीं हूँ। केस मैंने खुद तैयार किया है, खुद बनाया, उनको मैंने दिया तैयार करके पढ़ के, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली गाइडेंस है वो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई सर। तो ऑफिशियली क्यों नहीं उन्होंने इसको लड़ा आपके साथ? बदनसीबी है। मैंने तो आज भी खोसा साहब को कहा, खोसा साहब मेरी जगह आप खड़े हो जाएं। कहते मैं आसफ जरदारी से पूछे बगैर नहीं खड़ा हो सकता। तो कल परसों भी मैंने नाश्ता किया एतजाज़ एहसन के साथ, परसों भी मैंने खाना खाया खोसा साहब के साथ। मैं एतजाज़ एहसन साहब के घर भी लाहौर गया पिछले केस में, तो उन्होंने फरमाया कि वो आसफ जरदारी मुझे कहे। तो अच्छा, क्या ये सच है सर कि जहांगीर तरीन साहब भी उनके पास गए, फिर बात करने के लिए गए, लेकिन वहां बैठ के आ गए और कोई बात नहीं की कि उनको लॉयर किया जाए या ना किया जाए? मुझे नहीं मालूम। मैं गया, मैं एतजाज़ एहसन के घर लाहौर 2 दफ़ा गया और उन्होंने मेरी मदद की, खाना भी खाया और कल परसों भी मैंने ब्रेकफास्ट किया उनके साथ। खोसा साहब के साथ पहले भी 3-4 खाने खाए जिसमें उन्होंने मेरी हेल्प की और अब भी की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे दूसरे लायर्स को, और पीपल्स पार्टी में कम से कम मुफ्त का लायर तो होता है, कम से कम ये तो उनमें बात है। अच्छा शेख साहब, ये क्या वजह है कि आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच जो है वो राब्ते ऑफिशियली ठीक नहीं हो रहे? आपको नहीं लगता कि अपोजिशन अगर मिलके नहीं चलेगी तो फिर किसी किस्म का इसका सारा फायदा जो है डिवाइडेड अपोजिशन का वो गवर्नमेंट को होगा? क्या नाकामी है और क्यों नाकामी है? देखिए, इमरान खान को अपोजिशन एज ए प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार है, जितनी अपोजिशन से मेरे तल्लुकात हैं। बाकी सीटें जो हैं इसका फैसला करना जो है वो पीटीआई का काम है। मैं पीटीआई में सिर्फ इमरान खान की दोस्ती का कह सकता हूं कि मेरी उसके साथ दोस्ती है, और या थोड़ी बहुत जहांगीर तरीन और शाह महमूद के साथ। बाकी वहाँ बड़े अजीब माहौल है। अल्लाह ताला मेरे हाल पे रहम करें। इसीलिए इमरान खान को मैं कभी ना करता। उसने मुझे पिछले दिनों कहा कि मैं 70 आदमियों के साथ लाल वैली आ रहा हूँ पूरी कोर कमेटी लेके। मैंने कहा मैं तो पहले ही तेरे साथ हूँ, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ। मिनिस्टर मैं 6-7 दफ़ा रह चुका हूँ, 7 दफ़ा रह चुका हूँ, 60 मिनिस्ट्रियाँ मैंने की हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह सुब्हान ताला का, नबी के सदक़े में इज़्ज़त आबरू से निकल गया और कोई गंद बला नहीं गिर गई। पता भी नहीं लगता बाज़ इंसान से नादिस्ता गलतियाँ भी हो जाती है। और इमरान खान के मैं साथ हूँ। अपोजिशन पार्टियां इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस भी करने के लिए तैयार है। बाकी सीटों की तकसीम का मसला है, ये पीटीआई ने बैठना है और उन पार्टियों ने बैठना है। अच्छा, और अगर नवाज शरीफ ने लड़ाई करनी है तो फिर चौराहे में हंडिया फूट जानी है। फिर मुझे बड़ा आज भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुझे नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उसकी स्ट्रेटजी से ऐसे लग रहा है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो फिर शेख साहब फिर क्या होगा? क्योंकि अपोजिशन अगर आपको पता है फिर क्या होता है, मुझसे ना पूछें फिर। ये यानी उसके चांसेस अभी मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सब कुछ आपको पता है फिर क्या होता है। आप ये फिर बाद में मुझे क्लिप दिखाएंगे। मैं तो आजकल बार बार कह रहा हूं मैं जमहूरियत के साथ हूं। मुझे पता है कि नवाज शरीफ जमहूरियत की लुटिया डपोना चाहता है। मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं और फौज भी जमहूरियत के साथ खड़ी है। लेकिन अगर मुल्क का सवाल आया तो मुल्क के साथ वो पहले खड़ी है और जमहूरियत के साथ बाद में खड़ी है। ओके, तीसरी कुव्वत का आप कह रहे हैं कि वो आ सकती है। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि ये खान साहब के खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, नाअहलियत की तलवार उनके सर पे भी लटक रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल, ऐसे ही बस खाम खा इमरान खान को। अब देखें ना, मसला ये है
कि जब हम सियासत में थे ना तो एक पीटीवी होता था तो लोग तरसते थे कि पीटीवी में शक्ल दिखाई दे दें। उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़ा स्ट्रांग होता था। आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का क्या है, सवाए झूठ बोल के मैं बोल 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 बोल, क्योंकि को 80 कैमरे हैं जी, 80 चैनल हैं। सो वो ताकत खत्म हो गई सरकार के कैमरे की, वो चली गई जहां जहां केबल चली गई, वो दही इलाका खत्म हो गया जी, वो अर्बन एरिया में आ गया। और मैं इमरान खान के केस में कुछ नहीं देख रहा, और बहुत सारे केसेस और लोगों के हैं, इमरान खान का ऐसा केसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ मीडिया के लिए बड़े बंदे हैं। वैसे तो उनका प्रोग्राम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन हुकूमत से क्योंकि इश्तहार मिलते हैं और इश्तहारों के बगैर कोई चैनल जिंदा नहीं रह सकता, उन बेचारों की भी मजबूरी है, तो उनको भी लेना पड़ता है या उनको भी वहाँ दिखाना पड़ता है। तो ये अच्छा, एक तमाशा लगा हुआ है, इसका क्या नतीजा जी शेख साहब, आप कह रहे हैं 4 हफ्ते लगेंगे, आप ये कह रहे हैं अपोजिशन राजी है कि इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि बिलावल और इमरान खान की, क्योंकि जरदारी साहब के साथ तो खान साहब नहीं मिलना चाहते, क्या बिलावल के साथ भी कोई मुलाकात हो सकती है? और क्या इस बात का इम्कान है कि वजीर आजम जरदारी साहब और खान साहब को बुलाएं और अगले इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो भी तय कर लें? देखें, जरदारी साहब तो अपने बेटे के लिए भी रास्ता देने को तैयार नहीं हो। एक रहमान मलक है, उसको तो एक्सपोज कर दिया जेआईटी ने। जेआईटी ने जिस तरह नवाज शरीफ को एक्सपोज किया, उस तरह रहमान मलक के गबारे से भी हवा निकाल दी। वो भी अपना चूरन बेचता है, कभी इधर से भाग के उधर, मुझे दुबई बुला लिया, मुझे फलां। बाबा बात मुख्तसर है, अगर बिलावल पीपल्स पार्टी को हेड करे और उसके पास इख्तियारात हों तो सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, माइनस फजलुर रहमान के। फजलुर रहमान बड़ा समझदार परिंदा है, उसको समझ आ गई है ये बात कि मेरी वहाँ पे गुंजाइश नहीं है तहरीक इंसाफ में, और केपीके में मुझे अपना इलेक्शन का एक ग्रुप लड़ना है। अगर उसको ये ख्याल आ जाए कि नहीं जनाब मेरी कोई सेटिंग हो सकती है, तो आखिर में वो ऑन बोर्ड हुआ है। जब ट्रेन छूटने वाली थी नवाज शरीफ साहब की, उसने भाग के उसको पकड़ा और उसने कहा इंसाफ चाहिए, तरीके इंसाफ ना चाहिए। यही उसका प्रॉब्लम है कि इंसाफ मिल जाए, नवाज शरीफ फारग हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तरीके इंसाफ ना आए, ये उसका प्रॉब्लम है। अच्छा सर, तो एएनपी को भी आप मना लेंगे? और दूसरी बात ये कि अभी जो इलेक्शन की बात हो रही थी, बाबर अवान साहब ने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और हमें चाहिए कि हम इलेक्शन करवा दें प्राइम मिनिस्टर। तो अपोजिशन ने सबने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं चाहते, इस वक्त हम चाहते हैं हुकूमत वजीर आजम रुखसत हों। इसमें क्या मसलहत है? क्यों आप लोग नहीं चाहते? मुझे नहीं पता इसका क्या मसलहत है। बाबर अवान की बात को शाह महमूद साहब ने पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी अपोजिशन की पार्टीज की मीटिंग में सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि वो कौन होते हैं ये ऐसी बात करने वाले। बल्कि वहाँ बड़ा लतीफ़ा हुआ, खुर्शीद शाह साहब को फारूक सत्तार ने पूछा अभी आप ही की पार्टी में तो नहीं कहीं चल रहे वहाँ? उन्होंने कहा नहीं, तहरीक इंसाफ में चल गए, लेकिन आप 2 ही हफ्ते 4 हफ्ते देख लें जी, सारा कट्टी कट्टा निकल आएगा। ये ऑपरेशन होता है, सपरेशन होती है, इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होती है, सारे फैसले नवाज शरीफ की ही स्वाबदीद पर हैं। हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही रिएक्ट्स, हाउ ही इज गोइंग टू सेव द डेमोक्रेसी, और अपने आप को कानून के आगे सरेंडर कैसे करता है। अगर नहीं करता है तो फिर ठीक है, फिर इस मुल्क के नसीब हैं। फिर एक पंजाबी की बात है, वो कहना नहीं चाहता कि अगर एक बेचारी दुखियारी की नसीब में ही धक्के लिखे हुए हैं तो फिर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अपोजिशन जो है वो डिवाइडेड है, और लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो कोई भी फ़ायदा इससे उठा सकता है, कोई भी सामने आ सकता है। और उन्होंने मुस्तरद नहीं किया कि तीसरी कुव्वत भी आ सकती है, और शायद उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर यही चाहते हैं ताकि वो अपना केस सही मानों में लड़ सके। कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, असल मामला तो इस वक्त कोर्ट की तरफ है कि कोर्ट सबूत देखेगी और लीगल पॉइंट्स के ऊपर, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को सुन के क्या फ़ैसला करती है। उनका ये कहना है कि 4 हफ्तों की गेम रह गई है, इंतज़ार कीजिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।